हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कोचर है और मैं न्यू दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये किस्सा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरी नाना जी के साथ आज से 50-60 साल पहले हुआ था। उस टाइम पर मेरे नाना नानी पंजाब के जालंधर में रहते थे। बात तब की है जब मेरी नानी जी प्रेग्नेंट थी। उस टाइम पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। लेडीज पेशेंट के साथ जेंट्स लोग हॉस्पिटल में रुक नहीं सकते थे, इसीलिए देर रात को नाना जी को हॉस्पिटल से घर वापस आना पड़ता था। घर से हॉस्पिटल जाने में मेरे नाना जी को 2 घंटे साइकिल चला के आना पड़ता था, क्योंकि घर से हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा दूर था। एक बार की बात है, मेरे नाना जी हॉस्पिटल से घर वापस आ रहे थे और उस वक्त रात के तकरीबन 12:30 से ऊपर ही बज गए होंगे। पूरा रोड एकदम सुनसान था। स्ट्रीट लाइट्स उस टाइम पर बस नाम मात्र की थी। अभी मेरे नाना जी को साइकिल चलाते हुए 20 से 25 मिनट ही हुए होंगे कि उन्होंने देखा कि रोड के साइड में एक लड़की आगे जा रही है और लोगों से लिफ्ट मांग रही है। जब मेरे नाना उसके पास तक पहुंचे तो उन्होंने उस लड़की से पूछा, बेटा इतनी रात को आप रोड पर क्या कर रहे हो? इस पर उस लड़की ने जवाब दिया, मैं दूसरे गांव से आ रही थी और मेरे गांव जाने वाली आखिरी बस निकल जाने की वजह से मैं अब पैदल पैदल अपने घर जा रही हूँ, इस उम्मीद में कि शायद किसी से लिफ्ट मिल जाए। मेरे नाना जी ने उससे उसके गांव का नाम पूछा तो मेरे नाना जी के घर के रास्ते में ही था, इसीलिए नाना जी ने उस लड़की को साइकिल पर बिठा लिया और चलने लगे। अभी नाना जी को साइकिल चलाते हुए मुश्किल से 5 से 7 मिनट ही हुए थे कि उनको अचानक लगने लगा कि साइकिल पर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कि अचानक से 100-150 किलो का वजन साइकिल पर पड़ने लगा हो। इस पर जब वापस उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी नज़र उस लड़की के पैरों पर पड़ी, जो कि उल्टे थे। नाना जी को याद आया कि उनके पिताजी ने बताया था कि चुड़ैलें जो होती हैं उनके पैर उल्टे रहते हैं और अगर उनके सामने तेज तेज भगवान का नाम लेते रहो बिना रुके वो भी, तो वो भाग भी जाती हैं। और नाना जी के पिता ने यह भी बताया था कि अगर चुड़ैल के बाल काट दो तो वो मर जाएगी, क्योंकि उनकी सारी शक्तियां उनके बालों में होती हैं। नाना जी डर तो बहुत गए थे, लेकिन नाना जी को यह भी यकीन हो गया था कि वो लड़की चुड़ैल है, इसीलिए उन्होंने तेज तेज भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। ये सुनते ही वो लड़की अपने असली चुड़ैल के रूप में आ गई और मेरे नाना जी को बोलने लगी, बंद कर ये सब बोलना, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। लेकिन मेरे नाना जी को पता था कि यही एक तरीका है अपनी जान बचाने का और चुड़ैल को वहां से भागना ही पड़ेगा। नाना जी भगवान का नाम लेते रहे और वो चुड़ैल एकदम से उनके सामने से गायब हो गई। लेकिन नाना जी ने भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया। वो भगवान का नाम लगातार लिए जा रहे थे और साइकिल भी चलाए जा रहे थे। घर पहुंचने में अब 2 किलोमीटर से भी कम रास्ता रह गया था। तभी नाना जी को एक औरत रोड पर चलते हुए दिखाई दी। नाना जी फिर से डरने लगे कि वो चुड़ैल कहीं फिर से दोबारा पीछा करते हुए नहीं आ गई हो और इस बार अगर ये वही है तो उन्हें मारे बिना यहाँ से नहीं जाएगी। उस औरत के पास पहुंचते ही नाना जी ने उससे पूछा, आप इतनी रात को यहाँ रोड पर क्या कर रहे हो? इस पर वो बोली, मैं इसी गांव में सामने ही रहती हूँ और मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई है और मेरे घर में पति के अलावा 2 छोटे बच्चे हैं, इसीलिए मुझे अकेले ही वैद्य जी को बुलाने जाना पड़ रहा है। ये सुनकर मेरे नाना भावुक हो गए थे और भगवान का नाम लेना बंद करके उस औरत की मदद करने लगे थे और उन्होंने उस औरत को साइकिल पर बिठा लिया। फिर से थोड़ी देर बाद पहले की तरह ही साइकिल पर वजन बढ़ने लगा और नाना को देखते हुए उस औरत के पैर उल्टे हो गए। नाना जी को अब इतना सारा डर लग रहा था कि वो अपने कंट्रोल में ही नहीं थे। वो समझ चुके थे कि ये वही चुड़ैल है जो कि पहले एक लड़की के रूप में और अब एक औरत के रूप में आई है। नाना जी की साइकिल पर एक गंडासा था जो कि फसल काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
नाना जी को पता था कि अब कभी भी ये चुड़ैल उन पर हमला कर सकती है और मरने से बचना है तो उससे पहले कि ये मुझे मारे, मुझे इसके बाल की चोटी काट देनी चाहिए उस गंडासे की मदद से। नाना जी अब साइकिल चलाते हुए ये सोचने लगे कि हम मुझे बस एक ही मौका मिलेगा। आगे गांव जाने के रास्ते में एक गुरुद्वारा है। कम से कम उस जगह पर ये चुड़ैल अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। वहां जाकर मैं अपनी साइकिल गिरा दूंगा जिससे वो चुड़ैल भी गिर जाए और तभी मौका पाकर मैं तुरंत उसकी चोटी को काट दूंगा। और फिर नाना जी ने किया भी ऐसा ही। गुरुद्वारे की तरफ जैसे ही चुड़ैल का ध्यान गया उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नाना जी ने सोचा यही बेहतरीन मौका है। फौरन उन्होंने अपनी साइकिल को छोड़ दिया और एक तरफ कूद गए। कूदते के साथ ही उन्होंने उस गंडासे को लिया और उस चुड़ैल की चुटिया काट दी। उसकी चुटिया को काटते के साथ ही वो चुड़ैल उनकी आंखों के सामने ही राख बन गई और हवा में कहीं पर गायब हो गई। उस चुड़ैल का अब नामो निशान भी नहीं था। उसके बाद मेरे नाना जी अपने घर आ गए। ये घटना मेरे नाना जी अक्सर मुझे सुनाते थे और इससे हमें एक बेहद ही अच्छी सीख भी देते थे कि हमें कभी भी परेशानी से बचना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करने चाहिए। नानी जी आज भी यही कहती हैं कि अगर नाना जी उस दिन कोशिश ना करते और सारी उम्मीदें छोड़ देते तो वो आज जिंदा ना होते। दोस्तों, ये तो वो घटना थी जो कि मेरे नाना जी ने मुझे बताई थी। अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ जो कि मेरे ही साथ घटी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। यह हादसा मेरे एक दोस्त राजेश के साथ था जिसका निकनेम बबलू था। एक दिन की बात है, मेरे ख्याल से शायद मार्च या अप्रैल 2015 का महीना होगा। मेरे पास शाम को मेरे दोस्त बबलू की वाइफ का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे दोस्त बबलू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो होली फैमिली हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट था। और उसने मुझसे ये भी कहा कि वो मुझसे जल्दी से जल्दी मिलना चाहता है। मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ क्योंकि वो मेरे बचपन के दोस्तों में से एक था। मैंने उसकी वाइफ से कहा ठीक है, मैं कल ही सुबह सुबह हॉस्पिटल आ जाऊंगा और मैंने किया भी ऐसा ही। अगले दिन सुबह मैं उससे मिलने हॉस्पिटल चला गया। मुझे मिली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं वार्ड के पास चला गया, लेकिन थोड़ी अजीब सी बात यह थी कि वहाँ पर मुझे बबलू की वाइफ या फिर कोई और फैमिली मेम्बर नहीं दिख रहा था। थोड़ा इधर उधर मैंने देखा और उसके बाद उस वार्ड के अंदर चला गया मैं जहाँ पर बबलू था। एक और हैरानी वाली बात यह थी कि उस पूरे वार्ड में सिर्फ बबलू ही अकेला पेशेंट था और उसके अलावा और कोई भी नहीं। मैं बबलू के पास गया और मैंने उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछा, जिस पर सबसे पहले उसने जो बोला वो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। उसने कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मेरी दोनों किडनीज डैमेज हो गई हैं और बिना किडनी ट्रांसप्लांट के मैं नहीं बच सकता। ये सब सुनकर मैं थोड़ा निराश तो हुआ, लेकिन मैंने अपना स्माइलिंग फेस बरकरार रखा ताकि उसकी उम्मीद ना हारे। और उससे मैंने कहा, पागल हो गया है क्या, मरने की बातें कर रहा है? आजकल किडनी वाले पेशेंट्स का इलाज हो जाता है यार, मेडिसिन खानी पड़ेगी और कुछ महीने में तो ठीक हो जाएगा। हालांकि मैं ये जानता था कि किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय था उसके लिए। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ गए, कोई दिख क्यों नहीं रहा है? तो उसने मुझसे कहा, भाई शायद खाना खाने गए होंगे। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने उसे बाय बोला और बोला कि चल भाई ठीक है, कल मैं फिर से आऊँगा। और उसने जो जवाब दिया वो बहुत ज़्यादा अजीब था। पता नहीं भाई कल मैं आपको मिलूँ या फिर नहीं। मैंने एक बार फिर से उसे कस के डांटा और फिर उसके वार्ड से बाहर निकल गया। बाहर आकर मैंने सोचा कि चलो उसकी फैमिली से मिलकर ही चलता हूँ और मैं उन्हें इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो मेरे को नज़र ही नहीं आ रहे थे। फिर थक कर जब मैं हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जाने लगा तो मैंने बबलू की छोटी बहन को आते देखा। वो मुझे देखकर एकदम बिलक बिलक कर रोने लगी। तो मैं इससे पहले कुछ कहता, वो रोते रोते बोलने लगी, भाई बबलू भाई हम सबको छोड़कर चले गए। मैंने जवाब दिया, बहन मैं अभी अभी तो उससे मिला हूँ, क्यों रो रही हो, पागल हो क्या? किडनी ट्रांसप्लांट से बच जाएगा वो। तभी वो एकदम से बोल पड़ी, नहीं भाई वो तो आज सुबह 8 बजे ही मर गए थे।
मैंने अपनी वॉच देखी तो उस टाइम पर सुबह के 10 बज रहे थे। मैंने उससे कहा, क्या बात कर रही हो बहन, अभी 15 मिनट पहले ही तो मैं उसके वार्ड से मिलकर आया हूँ उससे। जिस पर वो बोली, नहीं भाई, आज सुबह 8 बजे ही बबलू भाई की बॉडी को मॉर्ग में रख दिया गया है, आप उनसे कैसे मिल सकते हो। ये सब सुनकर मैंने उससे कहा, 1 मिनट तुम यहीं रुको, मैं अभी उसके वार्ड में दोबारा मिलकर आता हूँ। फिर मैं तेज से चलते हुए वार्ड में जब गया तो वहाँ पर पूरा वार्ड खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी एक नर्स उस वार्ड में जब आई तो मैंने उससे पूछा कि अभी इस बेड पर जो पेशेंट था राजेश, वो कहाँ गया। इस पर वो बोली, सर उनकी तो आज सुबह सुबह डेथ हो गई है, उनकी बॉडी मॉर्ग में रखवा दी गई है। ये सुनकर मुझे एकदम जोर का झटका लगा, मेरा दिमाग एकदम से जम गया था। अगर वो सुबह सुबह मर चुका था तो जो अभी थोड़ी देर पहले जिससे मैं अभी मिला था वो कौन था। यही सोचते सोचते मैं वार्ड से बाहर निकला और उसकी बहन के पास गया। तब उसकी बाकी की फैमिली भी वहां पर आ गई बॉडी को लेने के लिए। सभी लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मैंने उन सबको बताया कि जब मैं आया तो सुबह के 9:30 बज रहे थे और वार्ड के बाहर आप में से किसी को ना देखकर मुझे अचंभा हुआ। फिर इधर उधर देखकर जब कोई भी फैमिली मेंबर नहीं दिखा तो मैं खुद ही उसके वार्ड में चला गया। तो मैंने देखा कि पूरा वार्ड खाली था और बस एक ही बेड पर वही अकेला था। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैंने उससे तकरीबन 15 से 20 मिनट बातें करी हैं और उसे ये बोलकर बाहर आ गया कि कल वापस आऊँगा। जिस पर बबलू ने कहा भी था कि पता नहीं भाई, कल मैं आपसे मिलूँ या फिर ना मिलूँ, और मैं उसे डांट कर वहाँ से बाहर आ गया। मेरी अब बात सुनकर सभी लोग एकदम हैरान हो गए और कुछ रोने लगे। फिर उसके एक अंकल ने मुझे बोला, बेटा शायद आप बबलू के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, इसीलिए वो तुमसे मिले बगैर जाना नहीं चाहता था। और फिर मैं उसी की फैमिली के साथ बबलू के फ्यूनरल की अरेंजमेंट्स में लग गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, आज भी मैं इस बात को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वो मुझसे क्यों मिलने आया था, किसी और से क्यों नहीं, अपनी वाइफ से, मम्मी से, बहन से, किसी से भी नहीं, पर वो सिर्फ मुझसे मिला। मैं आज भी अपने उस भाई जैसे दोस्त को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। शाम ढल रही थी, आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार थी। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं चांदनी को बेहद पसंद थी। बारिश चांदनी के बदन में एक अजीब सी सिहरन पैदा करती थी। चांदनी आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बन संवर रही थी। बन संवर क्या, सजने की रिहर्सल कर रही थी। 3 बार तो वो साड़ियाँ चेंज कर चुकी थी। चांदनी को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसेस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। चांदनी कॉलेज की टीचर थी, मगर दिखती थी बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट जैसी। वो हमेशा ही खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। वो अब तैयार होकर रवाना हो ही रही थी कि उसकी नज़र अखबार पर पड़ी। उसमें किसी भैरव चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं। कितनी वारदातें हुई हैं, लूटमार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं वही तो घटी हैं। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाना पसंद नहीं करते। ये खबर पढ़ते के साथ ही थोड़े समय पहले चांदनी का चमकता हुआ चेहरा एकदम फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का सा खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। चांदनी की खामोशी टूटी मिसेस कपूर के फोन ने। उसने फोन उठाया और बातें करते करते वहां से कार में निकल गई। चांदनी को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। चांदनी ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर से अपना चेहरा निखार लिया था। उसका स्वागत हंसे चेहरों ने किया वहां पर, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने चांदनी को बुरी नीयत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को 5 पापी बुलाता था। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब उन 5 का काम था। इसीलिए कॉलेज उन्हें 5 पापी बुलाते थे।
खैर, चांदनी भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसीलिए उनको अनदेखा करके वो शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाने और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए हैं और उसे घर पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे का समय लगता। चांदनी के पति जतिन का फोन आ गया था। हेलो चांदनी, कहाँ पर हो? जतिन ने कहा। मैं शादी में आई थी पर बहुत देर हो गई है, बस मिसेस माथुर के साथ अब निकल ही रही हूँ। चांदनी ने बातें खत्म करके फोन रखा। उसने फटाफट से मिसेस कपूर को बाय कहा और मिसेस माथुर को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि वो तो कब के लिए अपने घर को रवाना हो चुकी हैं। वो सोचने लगती है कि अब अकेली घर कैसे जाऊं। तभी अचानक से जोर से बिजली कड़की। शायद थोड़े समय के बाद ही बारिश होने लगे, पर अब उसने किसी की परवाह करे बिना वहां से अकेले निकल पड़ी। वो 5 पापी लड़के चांदनी की हर हरकत पर नजर बनाए रखे थे। चांदनी ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया था कि बारिश की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। चांदनी मन ही मन सोच रही थी कि बारिश के बंद होने का इंतजार करे या फिर आगे बढ़ती रहे। चांदनी को जल्द ही तय करना था कि उसे क्या करना है और उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। चांदनी की कार थोड़ी आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा चांदनी को सिहरन देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बन रही थी। चांदनी बारिश की बूंदाबांदी की चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। चांदनी का आगे बढ़ने का फैसला सही था, क्योंकि कुछ ही देर में बारिश बंद हो चुकी थी। वो अब हल्के बंद से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन चांदनी के लिए सचमुच भारी था, क्योंकि सामने था ट्रैफिक जाम। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। किसी से पूछा तो पता चला कि बारिश के चलते आगे का पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। जब तक साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक ऐसे ही लगा रहेगा और रास्ता साफ होते होते सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते के साथ ही चांदनी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तभी चांदनी देखती है कि कुछ गाड़ियां कच्ची सड़क की तरफ जा रही हैं। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? चांदनी ने किसी से पूछा। ये कच्ची सड़क शहर जाती है बहन जी। फिर वो मन ही मन सोचने लगी कि रास्ता खुलने का इंतजार करे या फिर कच्चे रास्ते से चली जाए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेले रास्ते का साफ होने का इंतजार करती रहेगी, वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियों के साथ गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते तक जा सकती है। इसीलिए उसने वो कच्ची सड़क से जाने का फैसला करा। चांदनी आगे बढ़ तो रही थी, मगर खौफ अब भी उसके सिर पर मंडरा रहा था, क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही थी, जैसे दीपक की रोशनी लेकर कोई अंधेरे से गुजर रहा हो। आगे चल गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है। वो सब चांदनी की कार को पीछे छोड़ देती हैं, इतने पीछे कि वो सब कारें अब बस अपनी हेडलाइट के सहारे ही देखी जा सकती थी। चांदनी भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी एकदम से बंद हो जाती है। गाड़ी के बंद होते ही चांदनी एकदम बदहवास सी हो जाती है। वो वहां अकेली थी, ना आगे कोई और ना ही कोई पीछे। आगे जाती गाड़ियां एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थी। चांदनी अब बेचैन सी होने लगी थी। धड़कनें बिल्कुल तेज हो गई थी और उसके माथे पर डर की बूंदें एक साथ टपकने लगी थी। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वो घबरा कर जोर जोर से सांस ले रही थी। उसने अपने पर्स से फोन निकाला और जतिन का नंबर डायल करने लगी, मगर वहां मोबाइल कनेक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं था। वो इतना ज्यादा डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर भी निकलना नहीं चाहती थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वही था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से चांदनी की नजर उसके पर्स में जाती है और उसमें उसे एक ताबीज दिखता है। वो ताबीज चांदनी को उसकी माँ ने अपनी आखिरी सांस लेते वक्त दिया था और कहा था कि ये बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। चांदनी ने तुरंत ताबीज को लिया और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। माँ का दिया ताबीज एकदम से काम कर गया और गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। चांदनी की तो जान में जान आ गई हो। उसने ऐसी राहत की सांस ली। ताबीज की शक्ति से वो एकदम अचंभित हो गई थी। बिना टाइम वेस्ट किए वो वहां से चल दी।
चांदनी एक आधा किलोमीटर का रास्ता काटकर आगे आई थी कि तभी उसे एक बोर्ड दिखता है और उस बोर्ड पर लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक नाम पढ़ते के साथ ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी सांसें फिर से तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। वही भैरव चौक जिसके बारे में चांदनी ने पढ़ा था, जहां पर खून, बलात्कार जैसी वारदात होती है। उसने फिर से ताबीज को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो भगवान से दुआ मांग रही हो कि अब की बार गाड़ी बंद ना हो। मगर ये क्या, चांदनी की कार भैरव चौक के नाम के बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। चांदनी ने बाहर का नजारा देखा तो बेहद अंधेरा और चारों तरफ सिर्फ डर था। जुगनू की टमटमाती रोशनी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चांदनी ने ताबीज उठाया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेती हुई गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई। गाड़ी की चाबी को दाएं बाएं घुमाकर उसकी उंगलियां थक गई थी, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दो बार फोन भी लगाया, मगर वहां भी उसे नाकामयाबी ही मिली। वो इतना डर गई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसे सामने कुछ दिखा। सामने से सफेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। चांदनी उसे देखकर एकदम दहल गई। उसके बदन में एकदम कपकपी सी छूट गई। वो आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी, वैसे वैसे एक आकृति से 3 आकृतियां हो गई थी। काले घने अंधेरे में सफेद रंग साफ दिख रहा था। चांदनी उसे देखकर बस यही सोच रही थी, ये क्या आ रहा है? सफेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत? चांदनी के पसीने छूटने लगे थे। उसने जल्दी से देखा कि गाड़ी के शीशे बंद है या नहीं। जब ये तसल्ली कर ली, उसके बाद वो वहां बैठे बैठे ताबीज को हाथ में थामकर भगवान का नाम जपने लगी। अब वो आकृतियां चांदनी की गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी। सहमी हुई चांदनी जोर जोर से सांसें लेकर हल्की सी कनकियों से देख रही थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। चांदनी ने उस तरफ देखा तो उसे मालूम पड़ा कि कोई गाड़ी के शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। चांदनी एकदम घबरा कर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चांदनी चिल्लाती रही और वो शीशे पर वार करते रहे और एक शीशा आखिरकार टूट ही गया। शीशा टूटते ही चांदनी को बस कहीं से मदद मिल जाए, ये सोचकर वो जोर से चिल्लाने लगी, प्लीज मुझे कोई बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और चांदनी का हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। चांदनी गाड़ी से बाहर गिरकर एक पत्थर से आ टकराई और उसके बाद मानो वो तो एकदम अधमरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और वहां से उठ खड़ी हुई तो उसने देखा वहां 3 सफेद चादर ओढ़े 3 शख्स खड़े थे। उन तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और सब हाथ में चाकू लिए खड़े थे। वो समझ गई कि ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले चांदनी ने अपने सोने चांदी के सारे जेवर निकाल दिए। ये सब ले लो, मगर मुझे जाने दो, उसने बिलखते हुए उनसे कहा। एक लुटेरे ने फौरन उसके हाथ से उसके जेवर छीन लिए। चांदनी अभी भी बिलख बिलख कर रोई जा रही थी। ये सब तो हम ले ही लेंगे, लेकिन इतनी लूट हमारे लिए काफी नहीं है। एक लुटेरे ने चांदनी के ऊपर हवस भरी नजर डालते हुए कहा। चांदनी लुटेरों का इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वो वहां से भागी और वो तीनों भी चांदनी के ठीक पीछे भागे। मगर सहमी हुई चांदनी कितनी दूर तक भाग पाती? उन तीनों भेड़ियों ने आखिरकार उसे पकड़ ही लिया। बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। चांदनी पूरी ताकत से चिल्लाई, यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज से वार होता है और वो लुटेरा वहीं पर ढेर हो जाता है। चांदनी को एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो दोनों लुटेरे पीछे देखते हैं कि ये वार किसने किया। चांदनी पीछे की तरफ देखती है। वहाँ वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट होते हैं, जिसे कॉलेज में सब लोग 5 पापी कह के बुलाते थे। वो 5 स्टूडेंट बचे हुए 2 लुटेरों पर झपटते हैं और उन्हें मार मार के बेहोश कर देते हैं। चांदनी वहां सहमी खड़ी, आंखों से आंसू बरसाती आंखों से उन्हें देख रही थी और सोच रही थी
कि जिस 5 पापियों को वो बुरा और गलत समझ रही थी, उन्हीं लोगों ने आज चांदनी को बहुत बुरा होने से बचा लिया। मैम, हम बुरे ज़रूर हैं, मगर इज्जत सबकी करते हैं। आप बेफिक्र हो जाइए। ये बंटी आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी है। अब इन्हें पुलिस ही मजा चखाएगी। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम लोगों को गलत समझी थी, मगर तुम तो ऐसे आगे चांदनी के मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं पाए और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू ही सारी बात बता रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने चांदनी को सुरक्षित उसके घर भेज दिया। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी कहानी की तरफ। ये कहानी हमें भेजी है हमारी सब्सक्राइबर प्रियंका नायक जी ने। आइए आगे की कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। आज की स्टोरी मुझे मेरी फ्रेंड ने शेयर की है, जो कि भोपाल से है। ये घटना 2 साल पहले की है, जब उसके देवर की शादी थी। वो बताती है कि शादी से एक दिन पहले उसके देवर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने बाहर चले गए थे। वो उस शहर के तालाब के किनारे गए थे। ये लोग उस जगह पर 3 दोस्त थे। हमारे हिंदू रस्म में जब दूल्हा दुल्हन को हल्दी पर मेहंदी लग जाती है, उसके बाद घर से बाहर नहीं निकाला जाता जब तक शादी नहीं हो जाती। लेकिन आजकल की यूथ इन सब बातों को नहीं मानती है, और ऐसे ही थे ये लोग। रात के वक्त तालाब के किनारे चले गए थे और वहीं पर बैठकर ये लोग शराब पीने लगे। बातों बातों में वो लोग भूत प्रेतों की बातें करने लगे। मेरे दोस्त के जो देवर हैं, उसका नाम विक्रम है। विक्रम भी जोर जोर से चीख चीख कर ये कहने लगे कि अगर आसपास कोई भूत प्रेत चुड़ैलात्मक कोई भी है तो हमारे साथ आके वो भी शराब पी सकती है। और ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगे। काफी देर वहां बैठकर वो सब लोग घर आ गए, क्योंकि अगले दिन शादी थी। सुबह होने पे विक्रम पूरे घर में कहीं नहीं दिखे। सारे घर वाले एकदम परेशान हो गए कि शादी वाले दिन ये लड़का कहाँ चला गया है। उनके दोस्तों को जब बात पता चली कि उनका दोस्त गायब है कहीं पर, तो उन्होंने घर आके कल रात वाली बात सबको बता दी कि हम लोग चुपके से कल रात तालाब के किनारे गए थे। अब वो लोग उस तालाब पे भी गए, लेकिन विक्रम का वहां पर भी कोई नामो निशान नहीं था। फिर उनमें से ही एक शख्स ने कहा कि जाओ किसी पंडित को लेके आओ, वही पता करेंगे कि आखिर बात क्या है। फिर वो लोग एक पंडित को लेकर आ गए। उन्होंने वहां पर बैठ के उसी तालाब पे पूजा करी और आंख बंद करके कुछ पढ़ा। उसके बाद उनका ये कहना था कि इस तालाब के किनारे रहने वाली एक चुड़ैल अपने बेटे को अपने साथ लेकर गई है, क्योंकि जिस वक्त वो रात में यहाँ पर आया था उसके हाथ पे मेहंदी भी लगी थी और उसने जरूर उसको भड़काया भी होगा, जिस वजह से चुड़ैल को बुलावा मिल गया। और खुली फिजा में इन आत्माओं के बारे में कभी भी जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने ये सब कुछ किया। फिर मेरे दोस्त के सारे घर वाले पंडित जी से बहुत ज़्यादा मिन्नत करने लगे कि मेरे दोस्त को वापस ले आओ। उन पंडित जी ने वहाँ पर बैठ के बहुत देर तक पूजा करी और उनको ये कहा कि अब आप लोग घर जाओ, आपका बेटा 3 दिन के अंदर वापस आ जाएगा। और इन 3 दिनों में अपने घर के मेन दरवाज़ा खुला रखना और दरवाजे पर एक दिया भी जला देना, क्योंकि अगर दरवाज़ा बंद हुआ और दिया नहीं जला तो वो आपके बेटे के पीछे ही आ जाएगी और वापस उसको अपने साथ ले जाएगी। पंडित जी ने कुछ धागे सारे घर वालों को दिए और एक धागा विक्रम को भी बांधने को दिया, और पंडित जी ने यह भी कहा था कि जैसे ही आपका बेटा घर आ जाए तुरंत ही उसकी शादी करा देना। उन लोगों ने ऐसा ही किया। अगले 2 दिन में उनका बेटा वापस घर आ गया, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी थी। कुछ महीनों तक वो काफी ज्यादा बीमार भी रहा। वो कभी नहीं बता पाया कि वो आखिर कहाँ पर था, पर पंडित जी के कहे अनुसार घर वालों ने फौरन उनकी शादी करा दी थी। लेकिन डर की बात तो ये है कि आज तक भी उन्हें उस चुड़ैल के सपने आते हैं, पर फिलहाल के टाइम में उनके वो सपने भी बंद हो चुके हैं और फिलहाल सब कुछ ठीक है।